सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी आपको पढ़े होंगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व, ठीक है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, मोर करेक्ट इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोर करेक्ट सॉल्यूशन में तो उसमें डिसॉल्व होगा तो उसी को बोलेंगे क्या चीज बुआ, हम उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। चलो अब यहाँ पर एक चीज जूम करके हम देखते हैं, वो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमें कोई बीकर दिया हुआ है, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ बीकर, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वाटर को डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये वाटर को डाल देते हैं तो अब मानो इसके ऊपर कुछ हम गैस देते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ गैस जो है, ठीक है ना, मान लो ऊपर नाइट्रोजन है, ठीक है ना, लेट अस सपोज है सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन का अमाउंट कितना डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना, या ये बोल सकते हो बुआ तुम, ये नाइट्रोजन का अमाउंट इसमें कितना डिसॉल्व करेगा, या दूसरी तरह से आप ये भी बोल सकते हो बुआ जो ये गैस जो होगा इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को कितना एब्जॉर्ब करेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ द गैसेस दैट हैज बीन एब्सॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आया ना बात, कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पर वाटर जो है इसके मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरी भाषा में बोल सकते हो कितना अमाउंट ऑफ ये जो एयर जो है क्या है वो, ये नाइट्रोजन जो है इसमें डिसॉल्व करेगा। ये किस में है बुआ, इसको मान लेते हैं हम लोग ये H2O है, और ये जो बुआ मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं N2O, ठीक है ना, N2 है, ठीक है ना। तो अब देखिए इन सारी चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो ये लिक्विड है और वहाँ पे क्या है, गैसेस है, तो इन सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम समझते हैं। तो सबसे पहले बुआ हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन, एक छोटा सा टॉपिक है जो इससे प्रीवियस हम कवर करेंगे, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड पीछे जाके तब कवर करके फिर आगे हम लोग निकलेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं बुआ, सबसे पहला हेडिंग डालोगे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, बोली को एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। हेडिंग में क्या लिखिएगा बुआ, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, इसको डिफाइन करेंगे। तो बुआ लिखोगे द वॉल्यूम ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, द वॉल्यूम ऑफ, समझ में आया ना। देखो जो भी चीज सॉरी यहाँ पर क्या होगा, द वॉल्यूम, ठीक है ना। देखो जो भी चीज को हमें डिफाइन करना पहले डिफिनीशन उसको समझोगे। ये एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, मतलब कि एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये जो वाटर जो है ना ये कितना एब्जॉर्ब करेगा इस मॉलिक्यूल को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इसको डिफाइन करेंगे द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना, इन ml, ठीक है ना, the volume of gases in ml is absorbed, ठीक है ना, absorbed by, ठीक है ना, by the 1 ml volume, 1 ml, 1 ml वॉल्यूम, ठीक है ना बुआ, 1 ml वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, 1 ml वॉल्यूम लिक्विड कितना उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, 1 ml वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट, ठीक है ना बुआ, एट, अब देखो बुआ यहाँ पर क्या रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या लिख रहे हैं बुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओगे तो चेंज आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बुआ इज कॉल्ड एज, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब ये देखो कोफिशिएंट, अब देखो ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट समझ में आ गया ना, मतलब कि इसमें ये इसी को देखो द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब ये जो है ना इसका वॉल्यूम लेना है, ठीक है ना, कितना ml है STP पे, और ये क्या रहना चाहिए, हमेशा याद रखोगे किस पे रहना चाहिए, STP पे रहना चाहिए, इस कंसीडर को करोगे तो STP पे कितना अमाउंट ऑफ गैसेस ये मॉलिक्यूल, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, इसको क्या लिखेंगे बुआ, इट इज डिनोटेड, देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना। अब देखो बुक में तो ऐसे अल्फा लिखा रहता है, लेकिन हम लोग या कैसे लिख सकते हो, हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा, ठीक है ना। तो इसको डिनोट करते हैं क्या चीज़ से बुआ, अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से करते हैं। अब देखो इसमें एक बेसिक फार्मूला जो था, ये अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू होता है स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V और P, समझ में आया ना बुआ, ये एक्चुअली ये है फार्मूला। अब ये फार्मूला कहाँ से आया होगा बुआ, इनको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा हायर क्लास में और जब बढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमको बताया जाएगा ये फार्मूला कहाँ से आया है। जाहिर सी बात अभी आप समझिए बुआ, देखो ये एक्चुअली ये अल्फा जो है ना, अल्फा बताता है कितना अमाउंट ऑफ गैसेस जो है, और वो भी ml में एब्जॉर्ब कर रहा है वो वाला लिक्विड, जिस लिक्विड में उसको डिजोल्व करना है, जो लिक्विड उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये बताएगा। अब देखो बुआ इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कौन क्या चीज है। V इज इक्वल टू क्या होता है बुआ, वेयर, अब यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना, WHERE, ठीक है ना, वेयर। अब यहाँ पर देखो बुआ ये स्मॉल भी, इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, हम ये भी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल भी जो ऊपर वाला है, समझ में आया ना, ऊपर वाला क्या है तुम्हारा, स्मॉल भी है बुआ, ये आपको बताता है ये बोलता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ये किसको बताता है बुआ, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है ना,
टू बी डिजॉल्व, टू बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, जिसको एब्जॉर्ब किया जाएगा उस वॉल्यूम को, मतलब जो वॉल्यूम इसमें, जो गैसेस इसमें डालेगा उसका वॉल्यूम स्मॉल से। कैपिटल भी किसको डिनोट करता है, ये क्या होगा आपका कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है वो क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, वो क्या होता है वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और यहाँ पर पी क्या लिखा हुआ था बुआ, पी, और ये जो है बुआ ये प्रेशर, ये तो कैपिटल लेटर तुमको दिख रहा होगा बुआ, प्रेशर ऑफ, ठीक है ना बुआ, पी क्या हो जाएगा बुआ तुम्हारा प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का जो प्रेशर हो जाएगा। तो इसी को डिनोट करते हैं बुआ हम लोग, उसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं हम लोग, ये। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या समझ में आया बुआ, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है ना, सिंपल सी बोलोगे ना, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस दैट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्यूम इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, या स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो बातें जो है बुआ एक्चुअली इसमें टेम्परेचर को क्या रखना है कांस्टेंट, याद रखोगे, यहीं से टी को क्या रख दिया है कांस्टेंट। अब जब टी को कांस्टेंट रख दिया तो हमने अब जो भी इसके डेरिवेशन पढ़ेंगे वहाँ पर क्या कंसीडर करना होगा बुआ, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, टेम्परेचर को क्या करना है कांस्टेंट रखना है। तो इसको जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम इसके देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। चलिए बुआ अब हम लोग नोट कर लिए होगा, अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, सॉरी नेक्स्ट में अब देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, चलो अब देखते हैं हम लोग, हेडिंग में लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, या ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टर्स, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते हो बुआ, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक्चुअली सॉल्युबिलिटी होता है। या तुम क्या लिख सकते हो बुआ, इसको लिख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इनके फैक्टर देखना है बुआ। एक इसी फैक्टर से हम लोग डिराइव कर लेंगे हेनरी लॉ। पहला फैक्टर बोलता है बुआ, ठीक है ना बुआ, पहला फैक्टर बोलता है नेचर ऑफ गैस। पहला फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ गैस। ध्यान से देखते चलोगे, हम पहले लिख देते हैं पहला फैक्टर नेचर, पहले आप लोग लिख लीजिए, पहला फैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन करिए बुआ, पहला फैक्टर में पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट फैक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ गैस, नोट करिए कॉपी पे जल्दी से बुआ। पहला फैक्टर में क्या लिखेंगे हम लोग, नेचर ऑफ गैस। सेकेंड फैक्टर में लिखेंगे बुआ म्यूचुअल, ठीक है ना, म्यूचुअल नेचर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, ठीक है ना। सेकेंड फैक्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल नेचर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। सेकेंड फैक्टर में पढ़ेंगे म्यूचुअल नेचर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। उसके बाद थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे बुआ टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर इस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर देखेंगे बुआ हम लोग प्रेशर, फोर्थ फैक्टर देखेंगे हम लोग प्रेशर, यहीं से हेनरी लॉ ड्राइव करेंगे हम लोग फोर्थ फैक्टर से। फोर्थ फैक्टर देखेंगे हम लोग कौन सा बुआ, हम लोग प्रेशर को देखेंगे। चलो अब देखो बुआ, अब ये प्रेशर को देख ली, चलो अब इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नेचर ऑफ गैस। अब देखो नेचर ऑफ गैस क्या होना चाहिए, कौन सा गैस होगा जो कि जिसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कौन सा गैस होगा जो जल्दी से डिजोल्व करेगा, कौन सा गैस होगा जो जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा उसको, कौन सा लिक्विड पोर्शन, ठीक है ना। तो इनका फैक्टर जो होना चाहिए, देखो सबसे पहला नंबर टॉपिक में लिखेंगे, उसके बाद अब उनको एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ गैस। अब देखो वो नेचर ऑफ गैस, गैस का कौन सा नेचर है जो डिटरमाइन करता है उसके सॉल्युबिलिटी पे, गैस का कौन सा नेचर है जो डिटरमाइन करता है उसके एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का। अब देखो सबसे पहले कहते हैं ना, देखो बुआ जो गैसेस, हम लैंग्वेज में आप लोग लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिखते हैं ताकि आपका कॉपी ज़्यादा मतलब कि इलेबोरेट ना हो पाए। तो अब देखो सबसे पहले लिखेंगे लिक्विफाइबल गैस, ठीक है ना, गैसेस, ठीक है ना, जो गैसेस लिक्विफाई ईजिली हो जाते हैं, ठीक है ना, वो गैसेस जो लिक्विफाई ईजिली हो जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मोर सॉल्युबल होते हैं। वो क्या होती है, मोर सॉल्युबिलिटी,
अब ध्यान दीजिएगा बुआ, वो गैसेस जिनको लिक्विफाई हम इजीली कर सकते हैं, जिनको हम थोड़ा सा प्रेशर दे वो लिक्विफाई हो जाए, जिनको हम थोड़ा सा क्या प्रेशर दे लिक्विफाई हो जाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, वो गैसेस क्या होते हैं, वो ज़्यादा डिजोल्व करेंगे किसी में, वो गैसेस क्या होते हैं बुआ, वो ज़्यादा डिजोल्व करेंगे। सेकेंड फैक्टर देखेंगे बुआ, सेकेंड फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल, ठीक है ना, म्यूचुअल नेचर ऑफ, ठीक है ना, गैस एंड लिक्विड्स। म्यूचुअल नेचर ऑफ गैस मतलब गैस और लिक्विड में आपस में कैसा रिलेशन है। म्यूचुअल मतलब क्या कहते हैं ना, दोनों के बीच में, मतलब इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। तो म्यूचुअल में कैसा रिलेशन, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स देखे होगे फेसबुक पे, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से क्या म्यूचुअल मतलब दोनों का रिलेशन कैसा है। तो वो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे जो प्रीवियस लेक्चर में, जो हम लोग सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था बुआ, वहाँ पे हम लोग देखे थे जो कि पोलर के साथ होता है, नॉन पोलर के साथ है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट हम वहाँ पढ़ चुके हैं। अब इससे थोड़ा क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा इलेबोरेट आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बुआ, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो ज़्यादा डिजोल्व होते हैं। जैसे देखो बुआ, अगर मान ली एग्जाम्पल देते हैं डायरेक्टली, देखो बुआ एग्जाम्पल में अगर O2 ले हुए, अगर CO2 लोगे, अगर HCl गैसेस में, HCl लिक्विड में नहीं बुआ, HCl गैसेस में, ठीक है ना बुआ, HCl लोगे, NH3 लोगे, ठीक है ना, NH3 लोगे, उसके बाद C2H5OH लोगे, समझ में आया ना बुआ। ये सारे चीज़ क्या करते हैं ना, ये सारे आपके डिजोल्व करते हैं वाटर में। कहाँ पे डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करते हैं वो कहाँ पे, वाटर में। ध्यान से देखोगे बुआ, ये डिजोल्व क्या चीज़ में करते हैं, वाटर में, मतलब H2O में वो डिजोल्व कर जाते हैं। तो ये डिजोल्व करने का रीज़न क्या होता है, तो ये तो हम लोग पहले देख लिया था बुआ, पोलर हैं, जो मतलब इनमें चार्ज हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ये भी पोलर है, C2H5OH भी पोलर है, समझ में आया ना बुआ। अब देखो ये भी क्या, CO2 भी क्या होता है ना, पोलर होते हैं, क्योंकि उसमें देखते हो ना, उसमें जो डबल बॉन्ड जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कारण क्या होता है ना, शिफ्ट होता है बुआ। तो अब हम लोग देखते हैं ये सब सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनमें जो दो गैस है, दो चीज़ जो है बुआ, जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, एक जो है आपका HCl है, ध्यान से देखोगे बुआ, एक HCl है और ये NH3 है, ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होता है, अमोनिया और HCl पानी में एस्प्रेंगली सॉल्युबल बोल सकते हो, या मोर सॉल्युबल बोल सकते हैं, या विग्रस सॉल्युबल बोल सकते हो, ठीक है ना बुआ, या मतलब ये बहुत जल्दी सॉल्युबल करते हैं। अब ये जल्दी सॉल्युबल क्यों होते हैं, चलो देखते हैं इनके बाद। अब देखो बुआ, जब ये HCl वाला बंदा जब H2O से क्या करता है ना, जब अंदर जाता होगा, तो एक्चुअली में देखो बुआ, ये H+ आयन में टूटता है, ये तो पता होगा, H+ और Cl- में टूटेगा। तो जैसे ही ये H+, ध्यान सुनोगे, ये H+ और ये Cl- में टूटा, तो ये H2O पे इस पे अटैक किएगा, तो अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O+ पे हाइड्रोनियम आयन बना देगा, प्लस Cl-। बहुत इसको बोलते हैं रिएक्टिव कर जाता है, उसको कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हो, लेकिन समझो वो डिसोसिएट होकर जल्दी से ये क्या किया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये क्या करेगा ना, ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। दूसरा वाला कंपाउंड जो होगा बुआ, दूसरा वाला जो हमको देखते हैं अमोनिया NH3 को जब हम H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं बुआ, तो अब ध्यान दोगे, अगर इससे भी क्या टूटेगा, H+, अब मान लो यहाँ पे क्या होगा, H+ आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बुआ, OH- आएगा। ध्यान से चेक करो, तो ये H+ जब इससे कंबाइन करेगा, तो ये क्या बना लेगा, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, और प्लस में क्या होगा बुआ, OH- पे चार्ज आ जाता है। तो अब देखो बुआ, अब ये क्या होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव के सेंस में भी बोल सकते हो, ये रिएक्ट ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा ना बुआ, ये इसको डिसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये आयन बन जाते हैं। तो अब इनमें क्या होता है ना, ये पावरफुल कंपाउंड सब है, तो इनमें क्या होता है वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं बुआ HCl, ठीक है ना, HCl एंड NH3, ठीक है ना, इज मोर सॉल्युबल, ठीक है ना, मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, वाटर देन कौन सा होगा, ऊपर में O2, समझ में आना, O2 CO2, और फिर आपका क्या बच गया, O2 CO2, और फिर क्या होगा, C2H5OH। क्या इतना समझ में आया होगा। ये जो होते हैं ना, याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है, समझ में आया ना। तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। अब देखो हुआ, जो बच गए इधर में, जो गैस बच रहे हैं, ठीक है ना हुआ, यहाँ पे O2, ध्यान से देखोगे, O2 एक नाइट्रोजन भी ले सकते हो इसमें, ठीक है ना, O2 N2, उसके बाद देखो बुआ CO2, ठीक है ना, O2 N2 CO2, ध्यान से देखते चलिएगा बुआ, O2 N2 CO2 इज मोर सॉल्युबल, ठीक है ना, इज मोर सॉल्युबल, ठीक है ना, इज मोर सॉल्युबल इन C2H5OH अल्कोहल देन, ठीक है ना, इन, समझ में आ रहा है। देखो ये क्या होता है ना, ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ये दिस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन, ठीक है ना। अब देखो O2 N2 इज मोर सॉल्युबल इन C2H5 देन इन
वाटर, वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल ये किस में होते हैं, इसमें होता है। उल्टा ये दोनों किस में से ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वाटर में। बाद बाकी जो बच के वो किस में सॉल्युबल होगा बुआ, ये C2H5OH में। तो यहाँ पर ये जो आपका सेकेंड फैक्टर जो है बुआ वो आपका होता है खत्म। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसका थर्ड फैक्टर जिसे हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर। चलिए बुआ अब हम नेक्स्ट में इसको ओमिट करते हैं और इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट में देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलो अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट में टेम्परेचर देखते हैं। और टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर प्रेशर आ गया तो थोड़ा ग्राफ वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। ग्राफ, वो ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए क्योंकि ग्राफ आपको अब इंपॉर्टेंट हो जाता है बुआ। मतलब अभी एक फिजिक्स में ले लो या केमिस्ट्री में ले लो, आपको ग्राफ एक ना एक ग्राफ डेफिनेटली पूछा जाता है, समझ में आना। तो ग्राफ आपको आने चाहिए, अगर ग्राफ नहीं आते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखोगे जब हम लोग पढ़ रहे थे ना थर्मोडायनेमिक्स या देखोगे इक्विलिब्रियम, तो हमें बहुत ज़्यादा ग्राफ करवाया जा सकता है। और एक बार जब ग्राफ क्लियर कर लोगे ना तो उसका सारा ग्राफ उसी बेस्ड पे रहता है। चलो देखते हैं। अब देखो बुआ टेम्परेचर थर्ड नंबर जो फैक्टर देख रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग किसका फैक्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का पढ़ रहे हैं। हम लोग किसका फैक्टर पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का पढ़ रहे हैं। तो अब देखो बुआ थर्ड नंबर जो है हमारा टेम्परेचर, ठीक है ना। अब देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब वहाँ पर अगर मान लेते हैं बुआ, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट नहीं करें, टेम्परेचर को हम बढ़ाते घटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जानते हैं बुआ, देखो बुआ सिंस ठीक है ना, डिसोल्यूशन, देखो डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो वो डिसोल्यूशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जो हम लोग पढ़े थे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। तो अब देखो तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर आएगा। अब देखो भाई हीट क्या होता है, हम लोग को फील भी नहीं होता, किसी में हीट आता है किसी भी नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिक 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे बॉडी का। तो अगर हमसे अगर 37 डिग्री सेल्सियस जो अमाउंट ऑफ हीट है उससे ज़्यादा होगा तब हमें पता चलेगा जो हाँ वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर हमसे कम रहेगा तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा ना। तो इसलिए कहीं कहीं हमें पता चलता है वहाँ पे दिखेगा क्या, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर भी लगेगा क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना हम लोग, वो थर्मोडायनामिक्स में हमें वो क्लियर हो जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स आप एक बार जाके पढ़िएगा तो आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी समझो सिंस डिसोल्यूशन मतलब अगर कोई भी गैसेस को अगर किसी में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अब देखो बउआ, जब एक्सोथर्मिक का जैसे ही नाम आ जाए, ध्यान से सुनोगे, जैसे ही एक्सोथर्मिक का नाम आ जाए तो आपका अकॉर्डिंग टू द ली चार्टली प्रिंसिपल जो कि आपको सेकंड चैप्टर में पीटीएफ में पढ़े थे, डेल्टा जी क्या होगा बउआ, डेल्टा जी होगा लेस देन जीरो। ये क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा वो आपका लेस देन जीरो होगा। जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो जब टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे, ध्यान से देखो बुआ, जब टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा बुआ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। समझ में आया ना बुआ। अब यहाँ पर लिखोगे एज द, देखो बुआ सिंस, ठीक है ना, फिर लिख सकते हो सिंस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, सिंस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना बुआ, then since the process is exothermic, और उसका लिख सकते हो, उसके बाद कॉमा देखो, if we increase the temperature, ठीक है ना बुआ, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे then solubility डिक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बुआ, डिक्रीज घटेगा। तो अब देखो बुआ, मतलब कि जब एक को इंक्रीज करोगे तो एक घटेगा, जाहिर सी बात है ना बुआ। यहाँ पे एक्सोथर्मिक हीट बाहर आ रहा है तो इसमें ऑलरेडी हीट बाहर तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो मोशन ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल ये डिसॉल्व करने देगा क्या, नहीं देगा ना। बहुत मोशन में रहेगा तो डिसॉल्व करने देगा, नहीं देगा ना। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे अगर मान लो फास्ट रेस चल रहा है, उसमें जाकर तुमको एक बार में अटैच करके फिर दौड़ना है तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो इसलिए वैसा ही होता है यहाँ पे। इसका ऊपर का जो सरफेस जो होता है ना, ऊपर का जो ये जो सरफेस दिख रहा है ना, यहाँ के पार्टिकल बहुत स्पीड में मोशन करते रहते हैं क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जैसे ही हीट बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया तो इसका मोशन ज़्यादा हो जाएगा, और मोशन ज़्यादा होगा तो ऊपर के पार्टिकल डिसॉल्व भी नहीं करेंगे और भी अंदर के पार्टिकल ऊपर की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, जब पार्टिकल डिसॉल्व नहीं करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा ना बुआ। चलो, तो इसको पिछले लेक्चर में भी हम समझाए थे। अब देखो बुआ, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या ना, एक को जब इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा तुम्हारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक को जब इंक्रीज करे तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन से एक डेरिवेशन हम लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आया ना वो, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे इसको इंक्रीज करो तो ये डिक्रीज करेगा। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बुआ, तो अब हम इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ग्राफिकली जब देखोगे, मतलब ग्राफ पे जब देखते हैं इसको, समझ में आ रहा है।
चलो तो अब एक ग्राफ छोटा सा बनाते हैं, ठीक है ना। देखो कभी रटना नहीं ग्राफ को, एक में क्या करते हैं, इधर टेम्परेचर डाल दो। अब देखो इधर में क्या होता है बुआ, इधर में सॉल्युबिलिटी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ जो एग्जैक्टली में देखोगे तो इसका ग्राफ पहले ऐसे आएगा और अचानक से फिर डाउनफॉल हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ। इसका मतलब क्या हो ना, जो सॉल्युबिलिटी देखो बुआ, इसको तुम इक्वेशन में डाल के बना सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे ये 0 होगा, ठीक है ना। देखो बॉस जैसे जैसे इधर टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखो बॉस टेम्परेचर कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएगा ना सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ऊपर का पार्टिकल निकलते चला जाएगा और ऊपर से डिजॉल्व नहीं होगा। तो देखो ये ग्राफ कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर 0 रहेगा तो 0 सॉल्युबिलिटी की, अगर क्योंकि टेम्परेचर 0 होगा तो सॉल्युबिलिटी 0 रहता है। क्योंकि वो देखो जब टेम्परेचर पूरा मिनिमम होगा तो पार्टिकल तो एकदम नहीं मोशन में रहेंगे ना, और वो सॉलिड हो जाएंगे ना। जैसे आज तो उसमें क्या डिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 0। जब कुछ टेम्परेचर आ जाएगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे घटते चला जाएगा। क्या समझ में आया, ये सॉल्युबिलिटी का ग्राफ था। चलो सॉरी, ये सॉल्युबिलिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था, ठीक है ना बुआ। चलो अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं प्रेशर। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये 2 लाइन का है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर और वहीं से डेरिवेशन होगा हमारा हेनरी लॉ। चलिए बुआ नोट कर लिए होइएगा। चलो इसको मिटाते हैं बुआ। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। अब देखो प्रेशर का क्या फंडा है। चलो देखो भाई ये बेसिक चीज़ देखो कभी भी रटना नहीं, ठीक है ना। मतलब ये सब चीज़ एक टर्म वाइज होते हैं, ठीक है ना, लिंकेज होते हैं एक दूसरे से, तो वो लिंक पता होना चाहिए। रटना है तो बस हेनरी लॉ या रट लो P इक्वल टू K S इनटू मोल फ्रैक्शन, तो उसमें बनाते रहो क्वेश्चन। लेकिन यहाँ तक ये सब चीज़ समझना दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन घुमाया जाएगा तो वहाँ पर आंसर देना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो बुआ थ्योरेटिकल पोर्शन जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना और उसके बाद न्यूमेरिकल करोगे तो सब चीज़ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। चलो 4th नंबर में हम लोग बात करते हैं बुआ प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, प्रेशर। अब देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो बुआ प्रेशर को कैसे नोट करेंगे, ठीक है ना बुआ। और यहीं से हमको मिलता है हेनरी लॉ। क्या मिलता है, HENRY हेनरीज लॉ, ठीक है ना। अब देखो बुआ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ में क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं कंफ्यूज, क्योंकि देखो डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज तो हो गए ही। तो अब देखो अगर मान लेते, देखो समझो, इसमें समझोगे एक चीज़ समझ जाओगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बुआ यहाँ पर हम मान लेते हैं ग्लास है, इसमें मान लेते हैं कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। चलो वाटर ही मान लो, ये बड़ी सुंदर सा लिक्विड है, सुंदर सुशील सा H2O। चलो अब देखो बुआ ऊपर से कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल्स होंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ऊपर से कुछ ना कुछ गैस का होगा। तो अब ये गैस का पार्टिकल्स जो होगा कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहा होगा, समझ में, डिसॉल्व करने के लिए। तो अब देखो बुआ जितना ज़्यादा, अब मान लो हम ऊपर से एक और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा तो ये गैस का पार्टिकल अंदर की ओर जाएगा तो और ज़्यादा घुलेगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो देखो बुआ डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे इसमें, देखो बुआ जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, गैस का पार्टिकल अंदर जाएगा तो उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो हम लोग डायरेक्टली लिख दें सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, लिखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या लिखेंगे पहला नंबर में, सॉल्युबिलिटी of a gas is directly proportional, solubility of a gas is directly proportional to the pressure, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। इसको सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिखे, प्रेशर लिख दें। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आना हुआ। देखो ध्यान से देखते चलोगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो यहीं पे डेरिवेशन आ जाएगा, समझ में आना बात। अब देखो बुआ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो अगर बोला जाए इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो अब देखो ये एक्चुअली y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के फॉर्म में आ गया। तो y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आ गया। अब इस y को तोड़ोगे तो इक्वल टू mx प्लस सी आ जाएगा, mx प्लस सी के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब देखो ये mx प्लस सी के फॉर्मेट होता है, ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो जानते हो ओरिजिन से पास करता है, समझ में आना। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डाल दो, यहाँ पर प्रेशर डाल दो। क्या डालोगे बुआ, वहाँ एक साइड में सॉल्युबिलिटी डाल दो, दूसरे साइड में प्रेशर डालो। तो अब यहाँ पे 0। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, ये हेनरीज लॉ का। समझ में आया ना बुआ, हेनरी लॉ का एकदम सिंप्लीफाइड ग्राफ हो गया।
कैसे निकालें हम, कुछ नहीं, केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हमको आना चाहिए। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी समझ में आ गया ना, तो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे फॉर्म पे बैठता है, उसका ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, स्ट्रेट लाइन हो गया, क्लियर हो गया। चलो बुआ, तो अब देखो बुआ, अब एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी को किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए देखो बुआ, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ध्यान से देखोगे थोड़ा, सिंस चूंकि मैं देखो बुआ एक्चुअली सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड, सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस एज, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी को हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं देखो बुआ, तो उसमें कितना अमाउंट, मतलब उसका ग्राम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिसॉल्व करता है, समझ में आया ना बुआ। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, क्या कैसे लिखोगे, एक्सप्रेस एज द मास, ठीक है ना, ऑफ, ठीक है ना, द मास ऑफ गैस, समझ में आया ना बुआ, उस गैस का जो मास होगा, ठीक है ना, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन, the mass of gas dissolved in per unit volume, dissolved in per unit वॉल्यूम। अब देखो बुआ, हम लोग सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं ना, कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व करता है एक खास अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में। तो अब देखो बुआ, एक्चुअली में ग्राम पर लीटर यूनिट होना चाहिए, ध्यान से देखोगे, ग्राम पर लीटर यूनिट होना चाहिए। तो अब देखो बुआ, एस डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब यहाँ पर तो हमने क्या लिया, कोई गैस लिया और नीचे में कोई लिक्विड H2 है, तो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली बात हो रही है ना। तो इसको मोर करेक्टली हम क्या चीज़ में डिस्कस कर सकते हैं, इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन में। किस में करेंगे, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये आसान चीज़ होता है और इससे हमें समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्योंकि देखो बुआ, हम लोग अब हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया, इसमें उसमें चेंज कर सकते थे, ठीक है ना, मोलारिटी को नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी को मोलारिटी में, ऐसे ही करके मोल फ्रैक्शन में भी हम लोग चेंज करने आता था। हम लोग को पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर तुम्हारा 1 का जो था बेसिक कंसंट्रेशन, उसमें सारा चीज़ देखे हैं। तो अब यहाँ पर ई सॉल्युबिलिटी को किस चीज़ में देखे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में, समझ में आया ना बुआ। तो अब देखो बुआ, अब इसी को देखो, इसी इक्वेशन को हम एक्चुअली डायरेक्टली लिख सकते थे बुआ, यहाँ पर देखो ये पे था। तो अब देखो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी अंदर में गैसेस पार्टिकल जाएगा। तो गैसेस पार्टिकल जाएगा तो कुछ किसका पार्टिकल जा रहा है, गैस का जा रहा है, तो हम इसको मोल फ्रैक्शन में भी तो डिनोट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग मोल फ्रैक्शन भी तो लिख सकते थे ना। इसको हम डायरेक्टली या तो इस इक्वेशन को एक बार में समझ लो, नहीं तो क्या करोगे बुआ, एक सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, किसका होगा, मोल फ्रैक्शन, अब वो भी गैस का, किसका, गैस से निकाल देंगे। इसको इक्वेशन नंबर दूसरा मान लो, इससे भी मान सकते हो, अगर ये समझ में नहीं आया तो इससे मान लो, ठीक है ना बुआ। क्योंकि देखो बुआ, अगर यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी है, प्रेशर है, तो देखो प्रेशर जो दबा रहे हैं तो पार्टिकल क्या जा रहा है, ये गैस के पार्टिकल जा रहे हैं, जो गैस के पार्टिकल जा रहे हैं तो उसका कुछ खास अमाउंट ऑफ नंबर जा रहा है, नंबर जब खास अमाउंट जाएगा तो वहाँ से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और मोल जब कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब देखो बुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे देखो बुआ, फ्रॉम, ठीक है ना, इक्वेशन पहला एंड दूसरा, पहला और दूसरा इक्वेशन को यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, वी हैव, देखो दोनों जगह सॉल्युबिलिटी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे बुआ, दोनों जगह सॉल्युबिलिटी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है ना बुआ। क्या यहाँ तक समझ में आया, ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होके आया ऊपर से। अब देखो, जब ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होके आता है तो ई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट डालना होगा, तो P इज इक्वल टू के एक्स, क्या डालेंगे बुआ, P इज इक्वल टू के और जाई, एक्स नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, जाई, और ये किसका रहेगा बुआ, गैस का रहेगा। क्या समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो बुआ, एक्चुअली में ये के क्या, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, के एच, क्या बोलेंगे हम लोग, के एच, तो आपका डेरिवेशन आ गया, यही होता है आपका हेनरी लॉ। ये जो आपको आया होगा, दिस इज कॉल्ड HENRY, हेनरी लॉ, ये आपका डेराइव होके क्या आया, हेनरी लॉ। तो अब जल्दी से आपको पहले इसको नोट करिए, फिर हम इसके के पी क्या है, के क्या है, ए एक्स क्या है, इन सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट में डिनोट करेंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट करिए इसको। नोट हो गया होगा बुआ, चलो इसको मिटाते हुए, ठीक है ना, समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, क्योंकि हम लोग ऊपर में देख ले, प्रेशर जितना ज़्यादा दबाव उतना डिसॉल्व होगा। अब ये तो क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन में, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर दिए। चलिए इसको मिटाते हैं बुआ, और दोनों को क्या करिए, इस इक्वेशन को दोनों को मर्ज करके यहाँ पे ये आ गया। चलो अब देखिएगा बुआ,
हमारे पास यही इक्वेशन आया था, ठीक है ना। सिंपल से याद रखो, प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखो हमारे पास क्या आया एक्चुअली में, P इज इक्वल टू KH, ये क्या होगा, हेनरी लॉ। P इज इक्वल टू क्या होगा वो आपके पास KH, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, यही आया हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर देखोगे P क्या है, P क्या होगा वो, P मतलब प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना, ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर गैस का प्रेशर कितना है। उसके बाद देखो बुआ x क्या है, ठीक है ना, तो x या जाई क्या है, इसको जाई, तो इसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्स इन लिक्विड, डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, जो लिक्विड में कितना उसका अमाउंट जाके डिजॉल्व हो रहा है। और उसका KH क्या है बुआ, KH को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेनरी, ठीक है ना, हेनरी HEN आवा, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसे ये हेनरी लॉज कांस्टेंट होता है। समझ में आया ना बात। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये हेनरी लॉज कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका ये। चलो बुआ अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके हम लोग 3 डेफिनेशन है, उन तीनों डेफिनेशन को थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो बुआ पहला डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं, ठीक है ना बुआ। लिखोगे बुआ अब हेनरी लॉ कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना, HENR हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को कैसे, देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH होता है, हेनरी लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, इट स्टेट्स दैट, देखो बुआ एकदम जो भी चीज़ शुरू में डेफिनेशन लिखना होगा ना, तो इट मे बी डिफाइंड एज, या इट स्टेट दैट, ठीक है ना, तो ऐसे इट स्टेट दैट एट, ठीक है ना, अ कांस्टेंट, ठीक है ना बुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बुआ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, क्या लिखोगे उसके बाद पहला लाइन में उसका, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना वो, इसको ऐसे लिख सकते हो। या तुम देखो ये क्या कहता है ना, एट अ टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब गैस को लिक्विड में जो डिसॉल्व करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस की कितना प्रेशर होता है उसी पे डिपेंड करेगा। क्या चीज़ आपका, हेनरीज लॉ डिपेंड करेगा। बुआ कुछ लोग इसको और तरह से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ ये सॉल्युबिलिटी को हमने किस चीज़ में एक्सप्रेस किया, मोल फ्रैक्शन में किया है। सॉल्युबिलिटी को किस में डिफरेंट किया, देखो बुआ सॉल्युबिलिटी को हमने एक्सप्रेस किया है, एक मिनट, सॉल्युबिलिटी को हमने एक्सप्रेस किया है मोल फ्रैक्शन में, तो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना। इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। या चलो और इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना बुआ, हम डायरेक्टली लिखते हैं द मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, MOL मोल फ्रैक्शन ऑफ a gas in a liquid, or mole fraction of a gas in a liquid is directly, ठीक है ना, स्पेलिंग देखते चलेगा, is directly proportional, ठीक है ना बुआ, क्या लिखेंगे, is directly proportional to the pressure of gas, to the पार्शियल प्रेशर कर देना आप, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो मोल फ्रैक्शन होगा वो पार्शियल प्रेशर। अब देखो यहाँ पर पूरे गैस का प्रेशर बोल रहा था और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बोल रहा है। ये पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहा है ना, क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन है ना, तो मोल फ्रैक्शन जो गैस को डिजोल्व करे। अब ऐसा नहीं है जैसे कि बहुत सारा नाइट्रोजन तो उसका ही प्रेशर, ऑक्सीजन उसका ही प्रेशर, और भी अदर गैस है उसका प्रेशर, जो गैस है उसी का प्रेशर यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन हो गया, एक ऊपर से मिटाते हैं वो एक थर्ड डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करिए ताकि हम ऊपर से मिटाएंगे, ठीक है ना बुआ। चले बुआ
चलो एक और डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन में से कोई भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बुआ। तो अब लास्ट डेफिनेशन में देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बुआ, द पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, थर्ड डेफिनेशन और तीसरा नंबर डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन है, ठीक है ना। देखो बुआ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बुआ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, इन वेपर phase is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid। समझ में आया ना। देखो बुआ, ये बोल रहा है क्या ना, जाहिर सी बात है, देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब ये दोनों कहानी बोला क्या, प्रेशर इसके प्रोपोर्शनल है तो सॉल्युबिलिटी इसके प्रोपोर्शनल है, इसमें उल्टा कर दे रहा है। तो डेफिनेशन वही है, कोई भी एक डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हैं और एक ही डेफिनेशन लिखेगा। सबसे बेस्ट अगर डेफिनेशन मानेगा तो पहला वाला ही लिखेगा आपके बोर्ड के लिए, दिस इज कॉल्ड गुड एंड द बेस्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। दूसरा वाला भी लिखिएगा तो भी अच्छा है, नंबर आपको कहीं पर भी डिडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कहने का ढंग अलग है बट मैटर इज सेम। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया ना, जब ये तीनों को इस तीनों को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इक्वेट करते हैं। इस तीनों को जल्दी से नोट करिएगा बुआ। चलिए नोट कर लिया होगा। देखो इस तीनों का जब डेफिनेशन जब देखोगे तो तीनों के डेफिनेशन में एक ही चीज मिलेगा, कॉमन मिलेगा, जो प्रेशर जो है ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना बुआ। जो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो अब देखो बुआ, अब यहाँ पर सोचो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो P इज इक्वल टू क्या बनाए थे हम लोग, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। समझ में आया ना बुआ, यही है। अब देखो बुआ, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन से हम एक चीज दे रहा है, तुम खुद बताओगे, ठीक है ना बुआ। यहाँ पर क्या लिखोगे तुम खुद बताओगे। एक क्वेश्चन करेंगे और पहले क्वेश्चन से पहले एक थ्योरेटिकल पोर्शन देखो, ठीक है ना। थ्योरी देखो, थोड़ा सा थ्योरी है इसमें। चलो थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखो बुआ, अगर तुमसे बोला जाए टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है बुआ, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है वहाँ पे एक्सोथर्मिक होता है। तो जैसे देखो बुआ, सुनो बुआ, टेम्परेचर को क्या करेंगे, जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ध्यान से देखोगे बुआ, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या करेगा बुआ, वो डिक्रीज करेगा। दिमाग लगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो बुआ, सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो गौर से देखो बुआ, अब हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज किया मतलब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज किया। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का कहने का मतलब क्या होगा, इसको वो लिखो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या किया, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर P तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये है इक्वल टू का साइन है। तो जब एक क्वांटिटी ये डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समझ में आया ना बुआ। तो उसके बाद क्या लिख सकते हो बुआ, KH की वैल्यू क्या करेगी, KH की वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज करेगी। क्या लिख सकते हो बुआ, KH की वैल्यू क्या करेगी, तुम्हारी इंक्रीज करेगी। इसको और अच्छा से देखो बुआ, ये मोल सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या करेगा, तुम्हारा डिक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज, तो और KH की वैल्यू क्या करेगी बुआ, वो इंक्रीज करेगी। KH की वैल्यू क्या करेगी, तुम्हारा इंक्रीज करेगी। इसको समझो, हमने टेम्परेचर को सॉल्युबिलिटी में रिलेशन निकाला, और जब सॉल्युबिलिटी को ही हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किया तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज, और मोल फ्रैक्शन डिक्रीज तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी ऊपर में। समझ में आया ना बात, एक खास टेम्परेचर पे। तो ये रूल याद रखोगे। अब ये याद कैसे रखना है, कुछ याद नहीं करना है। देखो बुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन आएंगे। अब देखो बुआ, जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। ध्यान सुनो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, और जब सॉल्युबिलिटी जब घटेगा, एक रिलेशन निकालो। अगर तुमसे पूछा जाए टेम्परेचर को इससे रिलेशन निकालोगे, टेम्परेचर को KH से रिलेशन निकालो। तो अब देखो बुआ, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो गैसेस डिजॉल्व कम होंगे। इसीलिए बुआ, जो भी ओशंस जो होते हैं उसमें जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन का जो लेवल, जो ऑक्सीजन का जो डिजोल्यूशन पावर जो होता है, या डिजोल्यूशन एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो घट जाता है। और इनके लिए क्या होता है ना, डिफिकल्ट होता है। क्या होता है ना, डिफिकल्ट होता है। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल का जो प्रोसेस होता है ना, गर्म होने का, वो ज़्यादा हो जाता है।
तो इसलिए क्या होता है ना, अब एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना वो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। क्यों? ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी घट जाएगा तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। इज इट